News 18 India। बड़ी खबर आ रही है पंजाब के शंभू बॉर्डर से। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है। तो किसान नेता यहां पर अपने दावे कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पंजाब के शंभू बॉर्डर से। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और किसान नेताओं का यह कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और किसान नेताओं के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है। किसान लगातार अड़े हुए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और 4 दौर की बातचीत लगातार किसानों की और सरकार के बीच अब तक हो चुकी है। किसान नेता सरवन सिंह पंडित हमारे साथ हैं। क्या हुआ कि आप लोग सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं? वो प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया था कि 5 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी देगी आपको। देखिए, उस प्रस्ताव में बहुत सी समस्याएं थी। तो माननीय मंत्री महोदय ने जो बोला कि हम इसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो जो अभी स्टडी आई है, जो अन्य बुद्धिजीवियों बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएं तो ये 23 की 23 फसलों पे इतना खर्च भी नहीं आएगा। तो आप 5 फसलों पे इतना पैसा लगा रहे हैं तो 23 पे लीगल गारंटी कानून बना दे। अब आगे क्या होगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, 21 तारीख को कूच करेंगे, 19 को फैसला ले लिया है, 20 को कूच कर जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं, 20 को नहीं करेंगे। 21 का समय है। केंद्र के आप गेंद केंद्र के पाले में। उन्होंने कहा हम भी दिल्ली जाके अन्य मांगों के ऊपर, जैसे कर्ज माफी की बात है, तो आप सरकार को 21 फरवरी तक का समय दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। और इसी खबर पर इस वक्त मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, और क्या जानकारी है? प्रस्ताव तो सरकार की ओर से जो आया था उसको किसानों ने खारिज कर दिया, तो दिल्ली कूच का जो रास्ता है, क्या किसानों ने उसको एक तरीके से साफ दर्शा दिया है? अब देखिए, कल चंडीगढ़ में बैठक हुई थी। 3 केंद्र के मंत्री, 14 किसान, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पंजाब के कृषि मंत्री वहां मौजूद थे और ये जितनी भी पार्टीज हैं, इन सभी लोगों ने ये कहा था कि बैठक बहुत अच्छी रही है, बहुत पॉजिटिव रही है। पीयूष गोयल ने बाकायदा मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 5 आपकी फसलें हैं, जिसमें कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, आपका एक तरीके से जो माफ कीजिएगा कपास जो होता है, और इसके अलावा मक्का, ये 5 चीजें बताई थी और ये कहा था कि बिना किसी लिमिट के सरकार खरीद करेगी। आपकी जो सेंट्रल आपकी एजेंसीज है, नेफेड है या एनसीसीएफ है, इनके जरिए खरीद करेगी और 5 साल का इनसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो जब ये प्रस्ताव रखा गया तो किसानों ने ये कहा था कि हम अपने बाकी संगठनों से बातचीत करेंगे। आज तमाम किसान नेताओं ने अपने संगठनों से बातचीत की और उसमें यह निर्णय लिया है कि सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराया जा रहा है, क्योंकि किसानों का यह कहना है कि सरकार जितना खर्च इन 5 फसलों की गारंटी एमएसपी गारंटी पर करेगी, उतना ही खर्च लगभग सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देकर उतना ही वो होगा। तो एक तरीके से ये बात किसान नेता यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ किसान नेताओं ने यह कहा कि करीब 1,75,000 करोड़ का पाम ऑयल सरकार बाहर से इंपोर्ट करती है और करीब इतने में ही सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी सरकार चाहे तो दे सकती है। तो अब एक तरीके से अपनी मांग पर अड़ गए हैं किसान। मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हूं और समय तो आप सभी को पता ही है, 10:30 का हो चुका है और मेरे पीछे तमाम किसानों के यहाँ पर तंबू गड़े हुए हैं और ये तंबू अब 21 फरवरी के आगे भी यहाँ से 21 फरवरी को उखड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जी मानव, यानी कि और मांगे यहाँ पर अलग अलग तरीके से रखी जा रही हैं और दिल्ली कूच का जो रास्ता एक तरीके से किसानों ने अब उसका इंडिकेशन साफ दे दिया है, वो भी साफ हो गया। और संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पूरी दुनिया में सनातन फैला देंगे। कल्कि पीठ के स्थापना कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण भारत के भविष्य पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, उनका असर पूरे 1000 साल तक भारत पर पड़ने वाला है। तो कल्कि पीठ की यहां पर स्थापना की गई और योगी आदित्यनाथ का इसको लेकर बड़ा बयान था। एक पूरा कार्यक्रम रखा गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे। संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान भी दिया। संभल की धरती पर एक नया इतिहास लिखा गया।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में और श्री राम मंदिर की नींव रखने में मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और अब विष्णु के 10वें अवतार कलयुग के अंत में धर्म प्रकट होने जा रहे भगवान कल्कि के मंदिर की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी है। श्री राम लला की प्रतिमा को एक बार फिर से देखिए। रामलला की प्रतिमा के आभा मंडल में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के चित्र अंकित हैं और इनमें 10वां अवतार कल्कि भगवान का भी चित्र अंकित है। उन्हीं कल्कि भगवान के मंदिर के स्थापना में मुख्य यजमान की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने अदा की। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कंकण बंधनाम् ओम जदावदनान्दाक्षायण। 15 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संभल आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संभल दौरे का राजनीतिक महत्व क्या है? अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम की स्थापना क्यों कर रहे हैं? आखिर विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि के बारे में पुराणों और शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है कि योगी आदित्यनाथ भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आखिर भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। गायत्री पीठ के संस्थापक श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपने एक लेख में कल्कि अवतार का वर्णन करते हुए लिखा था, उस महापुरुष के मस्तक पर दोनों भौहों के बीच अंग्रेजी के वी के आकार का चंद्रमा होगा और गले में 2 रेखा युक्त अर्ध चंद्र का चिन्ह होगा। वो अवतार विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसका बालकों जैसा स्वभाव, योद्धाओं जैसा साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह चिर युवा और वेदों एवं शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसका पिता ही उसे योग साधनाओं की ओर प्रेरित करेगा। 32 अक्षरों का उसके जीवन में अत्यधिक महत्व होगा। कल्कि अवतार की यह तस्वीर भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सदैव उनकी बांसुरी रहती है, जिस तरह भगवान श्री राम के हाथ में उनका धनुष बाण सदैव रहता है, उसी तरह कल्कि अवतार की प्रतिमा में तलवार जरूर नजर आती है। लोक मान्यता है कि कल्कि भगवान अवतार लेकर इस धरती पर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है। विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत में भी है। वेद व्यास रचित महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि ने कल्कि अवतार का वर्णन किया है।
महाभारत के वन पर्व में महात्मा मार्कंडे ने कलयुग के तमाम लक्षण बताने के बाद कहा है कि जब कलयुग में एक बार पृथ्वी पर विनाश का तांडव हो रहा होगा, तब संभल नाम के गांव में एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर में एक अवतारी बालक उत्पन्न होगा। उसको लोग कल्कि विष्णु यश नाम से जानेंगे। वो आरंभ से ही बहुत असाधारण बुद्धिमान, बलवान तथा बहादुर होगा। इच्छा करते ही वो कुछ भी कर सकेगा। वो विद्यावान युवकों की एक ब्रह्म सेना बनाएगा और पृथ्वी को अत्याचारियों व अनाचारियों से मुक्त कराएगा। कल्कि विष्णु यश एक महाप्रतापी शासक के रूप में लंबे समय तक राज भी करेगा। कल्कि अवतार के लिए बनने जा रहे इस कल्कि धाम के कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई। इसके बाद उन्हें जय श्री राम का एक अंग वस्त्र भेंट किया गया। फिर उन्हें जय श्री कल्कि से अंकित एक और दूसरा अंग वस्त्र भेंट किया गया और आखिर में उन्हें कल्कि धाम के मंदिर का मॉडल उपहार स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये ऐसा अद्भुत मंदिर होगा जिसमें एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण हैं, लेकिन एक और पुराण की भी काफी चर्चा होती है, कल्कि पुराण, जिसमें भगवान कल्कि के अवतार को लेकर कथा लिखी गई है और इस कथा का वर्णन मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद में है। कल्कि धाम की स्थापना के मौके को प्रधानमंत्री मोदी भारत के उज्जवल भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इन भव्य मंदिरों की स्थापना का असर भारतीय जनमानस पर अगले 1000 वर्षों तक रहने वाला है। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। संभल की धरती इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहां पर भगवान कल्कि के अवतार होने की भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई है। लेकिन इस पावन धरा का महत्व सरकारों ने भी समझा। जब 28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले बनाए गए तो संभल नाम का एक जिला भी बनाया गया। संभल जिले की सरकारी वेबसाइट पर इस धरती का इतिहास लिखते हुए बताया गया है कि 12वीं सदी में दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने संभल की धरती पर ही महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद के खिलाफ 2 युद्ध लड़े। इन दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई, लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली के पहले मुस्लिम सुल्तान और तुर्क हमलावर कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभल पर कब्जा कर लिया। संभल की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की धरती पर हुए विदेशी हमलों और इन हमलों से लड़ने की भारतीय संस्कृति की जीवटता का भी जिक्र किया। भारत
पराभव से भी विजय को खींच करके लाने वाला राष्ट्र है। हम पर सैकड़ों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए, कोई और देश होता, कोई और समाज होता तो लगातार इतने आक्रमणों की चोट से पूरी तरह नष्ट हो गया होता। फिर भी हम न केवल डटे रहे बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के बीच बातचीत भी होती नजर आई। प्रमोद कृष्णम पहले गांधी परिवार में प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें कल्की पीठ आने का आमंत्रण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और संभल उनका कर्म क्षेत्र रहा है। अगर संभल की बात करें तो यहां की राजनीतिक भूमि बीजेपी के लिए हमेशा एक कठिन मोर्चा रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को यहां जीत हासिल हुई, लेकिन यह जीत सिर्फ 5174 वोटों से थी। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि संभल जिला एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां पर 77% मुस्लिम वोट हैं। यहां जमीन तैयार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। साल 2014 में संभल में बीजेपी इसलिए जीत हासिल करने में कामयाब रही क्योंकि मुस्लिम वोट मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बंट गए, लेकिन साल 2019 में यहां पर समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीत गए और तब बर्क को 1,74,826 वोटों से जीत मिली थी। 75% से ज्यादा मुस्लिम वोटों की ताकत वाले इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, ये बड़ा सवाल है। भारत माता की, भारत माता की। और संदेश खाली के मामले में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि संदेश खाली मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। बीजेपी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भी यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पूरी जांच संदेश खाली की सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए को सौंपी जा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा करने के बाद बहुत बड़ा बयान दिया है। रेखा शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले इतना दर्द संदेश खाली के अलावा कहीं भी नहीं देखा गया है।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा और संदेश खाली का उन्होंने दौरा किया और दौरे के बाद एक बड़ा बयान वो देती हैं जिसमें ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले इतना दर्द संदेश खाली के अलावा कहीं पर भी नहीं देखा गया। मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। संदेश खाली हिंसा पर संग्राम छिड़ा है, सियासी बयानबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार निशाने पर है क्योंकि अब तक संदेश खाली को सुलगाने वाला शेख शाहजहां फरार है। शाहजहां शेख संदेश खाली में कहां छिपा बैठा है, उसे किसने शरण दे रखी है, कब शिकंजे में वो आएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर आशिका सिंह की संदेश खाली में की गई ग्राउंड रिपोर्ट में सन्न कर देने वाला सच पर्दाफाश हुआ है, जहां स्थानीय महिलाओं ने पुलिस पर गुस्सा उतारा है। পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও, দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব। কত কি অন্যায় করেছি আমরা, দেশের কাজ করতে কি আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। संदेश खाली में आंसू अंगारे बन गए हैं। বহিরাগত কি অন্যায় করেছি আমরা, দেশের কাজ করতে কি আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে কি অন্যায় করছি। দিদি কি বুঝতে পারছে না, দিদি তো আমাদের মায়ের মতো। संदेश खाली आंदोलन आक्रोश की हद पार हो गई है। কালে মুখ ঢাকবে হানি হওয়াতে সুন্দরবনকের স্থানীয় লোক কি তাহলে হানি কালে হানি মুখ ঢাকবে, হানি ঘাট তো সন্দেশ খালি, তাহলে বহিরাগত হানি के कहाय होत। शेख शाहजहां की फरारी टीएमसी पर पड़ेगी बहुत भारी। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। संदेश खाली का खलनायक कब तक रहेगा अंडरग्राउंड? जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी बोले एफआईआर क्यों नहीं हुआ। खुद महिला लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं वहां से परमिशन लेके, और जहां पे तुम जो लोग उसको रेप किया है तो आप बोलिए जो लोग रेप किया है वो लोग उसको परमिशन देंगे तो पुलिस के जाके हमारा एफआईआर दर्ज करो। संदेश खाली का सच सुन सिहर उठा है देश। अत्याचारी शाहजहां शेख की फरारी पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छुट्टा घूम रहा शाहजहां शेख ना जाने क्या कर रहा होगा। इधर संदेश खाली का कोहराम है, दर्द है, आंसू है और है असीम पीड़ा। इन महिलाओं के ना आंसू थम रहे हैं, ना ही आदताई को कोसने का सिलसिला रुक रहा है, क्योंकि संदेश खाली की रूह कपाने वाली हकीकत ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। सुप्रीम अदालत से लेकर बंगाल के कोने कोने तक जिस संदेश खाली की चर्चा है उस पर सीधा जवाब किसी के पास नहीं। आखिर है कहां शाहजहां शेख? आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा संदेश खाली का विलन? आखिर कौन बचा रहा है शेख को? क्या संदेश खाली में सफेद पोश बनकर दादागिरी जमाने वाला शाहजहां शेख इतना ताकतवर है कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, या फिर शाहजहां शेख को शिकंजे में लेना ही नहीं चाहती बंगाल की टीएमसी सरकार? ये जितने भी सवाल हैं उनका जवाब सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी से संदेश खाली की महिलाएं बेहद खफा हैं। खफा इस बात पर कि एक तो उन्होंने शाहजहां शेख का टॉर्चर झेला, उस पर महिलाओं को ही बाहरी बताया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी के बयान के बाद बिलखते हुए क्या क्या बोल रही हैं ये दुखियारी महिलाएं। বাড়ি না বাচ্চা সন্তান নিয়ে আতঙ্কে থাকছি, ভয় ভীতি নিয়ে। কেন কেন দিদি আমরা জানি না। আজকের আমরা অন্য সারাদিন পরিশ্রম করি সরকারের কাজে, সেই সরকারের টাকা পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়।
আমরা কি করে বাচ্চা কাচ্চাকে মানুষ করব, কি করে আমরা খাবো? আজকে দিদি দেশে কি উন্নতি করছে আমরা জানি না। দিদি কি উন্নতি করছে? আজকে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই টাকা পর্যন্ত ওদেরকে তুলে দিতে হচ্ছে। দিদি আজকে दीदी हमारे की अवस्था रेखेছে दीदी। ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि संदेश खाली में बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, जिन्हें मुंह ढककर बात कराया जा रहा है, ये वहां की महिलाओं को नागवार गुजरा। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं आ जाती हैं और आकर ये देख लें कि कौन बाहरी है और कौन वहां का रहने वाला। टीएमसी सरकार पर संदेश खाली की घनघोर अनदेखी के आरोप एक सुर से लग रहे हैं। संदेश खाली में महिलाएं जान का जोखिम उठाकर इस गुस्से का इजहार कर रही हैं, क्योंकि शाहजहां शेख अब तक फरार है। उसकी किसी को कोई खबर नहीं, वो कब क्या करवा दे किसी को नहीं पता। शाहजहां के अत्याचारों को याद कर सिहर जाती हैं संदेश खाली की तमाम महिलाएं। जिस पर संदेश खाली को आग में झोंकने के आरोप हैं, जिस पर महिलाओं पर अत्याचार के संगीन आरोप हों, जिसकी क्राइम कुंडली में घिनौने आरोपों की लिस्ट का कोई और छोर नहीं, उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिए अब शुवेंदु अधिकारी को भी इजाजत मिल गई है। हालांकि बीजेपी लीडर ने यह भी आशंका जताई है कि संदेश खाली तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। हम लोग 10 तारीख से कोशिश कर रहा है। हम लोग का उम्मीद है कल हम लोग का जो कोशिश इतना दिन चल रहा था कामयाबी मिलेगा। नहीं कोर्ट बोला है, मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। भाई पहले से कैसे बोलूं। संदेश खाली के शेख की करतूतों से टीएमसी को भारी चुनावी नुकसान का अनुमान लग चुका है। इसीलिए ममता सरकार ने संदेश खाली में कैंप लगाकर महिलाओं को उनकी जमीन लौटाने, उनके पैसों का हिसाब भी शुरू कर दिया है। हालांकि टीएमसी सरकार की सारी कवायद को स्थानीय ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। दे भी क्यों, जब जुल्म हो रहा था, जब शाहजहां शेख इन महिलाओं को जीने नहीं दे रहा था, तब कोई बचाने नहीं आया। जाहिर है जख्म पर मरहम रखने की तमाम कोशिशें इसीलिए बेमानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कहा था कि संदेश खाली तो आरएसएस का बंकर बन गया है, लेकिन उसके बाद उनके रुख में नरमी आई और उन्होंने ये कहा कि जिससे भी जो कुछ भी लिया गया है वो उनको वापस जरूर किया जाएगा। हालांकि फिर भी बीजेपी को ही इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिला रही हैं। संदेश खाली हिंसा को चुनावी हथकंडा बता रही हैं, लेकिन दीदी के जांच के दावे पर संदेश खाली की महिलाओं को यकीन नहीं हो रहा। You are snatching the democratic right, the beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. वक्त रहते समाधान होता तो ये नौबत आती क्यों? संदेश खाली में शाहजहां शेख का रुतबा क्या था? उसकी धौंस जमाने की लिमिट क्या थी? उसके गुर्गों का आतंक क्या था? वो कितने बेखौफ थे, कितना रुआब झाड़ते थे? इससे ऐसे समझा जा सकता है कि जब संदेश खाली पर बवाल खटा, प्रदर्शन शुरू हुए, शाहजहां शेख फरार हो गया, तब भी उसके गुर्गे घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे थे। उत्तम सरदारा हो या शिबू हाजरा, इनकी हेकड़ी दिखाने की आदत की एक झलक देखिए। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दोनों का बड़बोलापन सुनिए। তারপরে গ্রেফতার কি বলবেন? যেটা ভালো মনে করেছে সেটা করেছে। যেটা ভালো মনে করেছে সেটা করেছে। যেটা ভালো মনে করেছে সেটা আমরা করেছি সর্বক্ষণ। কোনো মানুষের উপর অত্যাচার নয়, কোনো নারীর উপর অত্যাচার নয়। কোনো যদি প্রমাণ থাকে যে কোনো মহিলার উপরে আমরা অত্যাচার করেছি, কোনো মহিলার উপরে আমরা শুভ ব্যবহার করেছি, এরকম প্রমাণ থাকলে আইনত যা শাস্তি দেবে সেটা আমি মাথা পেতে নেব। সিপিএম এরা যৌথভাবে পরিকল্পনা করে একটা মহিলাদেরকে অসম্মান করানো যেটা করছে, এটা মহিলাদেরকে অসম্মান করা হচ্ছে। এরা এই রাজনীতি নোংরা খেলায় নেমে পড়েছে। सरकार की गिरफ्तारी के बाद भी शिबू हाजरा लगभग 1 हफ्ते तक इलाके में आराम से घूम रहा था, बेखौफ होकर इंटरव्यू पर इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन अंततः उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
शेख और उसकी गैंग ने संदेश खाली में शाम ढलने के बाद गांव की महिलाओं का जीना दूभर कर रखा था। आरोप तो यह भी है कि ये सभी महिलाओं की पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात 12 बजे अपने ऑफिस में बुलाते थे। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिलाएं अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगी। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे थे तब भी शाहजहां शेख का काला सच सामने आया। लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ, शाहजहां शेख ने सीक्रेट अड्डे पर डेरा डाल लिया। उत्तम सरदार और शिबू हाजरा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संदेश खाली का बेताज बादशाह यानी कि शेख शाहजहां आखिर कहां छुपा है। सवाल ये है कि क्या वो बांग्लादेश भाग गया है या फिर जैसा कि विरोधी बता रहे हैं वैसे कि वो संदेश खाली में छुपा हुआ है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। शेख शाहजहां कहां छिपा है? क्या मछली मंडी में अंडरग्राउंड है शेख, या बॉर्डर पार तो नहीं भागा शेख शाहजहां? शेख का गुर्गा बताएगा अड्डा। शाहजहां शेख के क्राइम पार्टनर उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पुलिस को उसके सीक्रेट अड्डे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सब कुछ पता है। लेकिन पुलिस तफ्तीश सही से करे तब। शाहजहां शेख को पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसका अतीत ऐसे ना जाने कितने क्राइम चैप्टर से पटा पड़ा है। 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात है। उसके इशारे पर ही राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हमले किए गए। कभी मच्छी मारने वाला शेख 2004 में ईंट भट्ठा यूनियन में पैर जमा लेता है, जिसमें उसकी मदद रिश्ते में मामू लगने वाले सीपीआईएम के ग्राम पंचायत प्रमुख मामू मुस्लिम शेख करते हैं। मामू के दम पर शाहजहां शेख भी जल्द सीपीआईएम के मजदूर यूनियन का लीडर बना दिया जाता है। 2011 में शेख शाहजहां ने सीपीआईएम छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। शाहजहां शेख को अपनी